नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार 5 बजे खत्म हो गया है। 288 सीटों पर 20 को वोट डाले जाएँगे और 23 को नतीजा आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन आगे है, कौन पीछे है। मोटे तौर पर कुछ लोग कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन वो भी इसमें जोड़ रहे हैं कि वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वोटर के मन में क्या चल रहा है, ये थाह लेना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कई दिनों से कुछ अखबार पढ़ रहा था, तो 5, 7, 8, 10 कोट मुझे मिले, जो अलग-अलग अखबारों के ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों के सामने लोगों ने रखे। उसके आधार पर कुछ एक मोटा-मोटा आकलन करने की मैंने कोशिश की है। पहले मैं बता देता हूँ कि ये वोटर क्या कह रहे हैं मोटे तौर पर। एक तरह का वोटर कह रहा है कि साहब होके लेते हैं, भाग जाते हैं, क्या करें इनका? यानी पॉलिटिकल पार्टियों और पॉलिटिकल नेताओं के प्रति वितृष्णा का भाव वोटर में है। दूसरा किस्म के वोटर कह रहे हैं कि साहब 23 नवंबर के बाद देखिए होता है क्या? किसी भी बात की कोई गारंटी अब बची ही नहीं है। फिर वो हताशा की भावना है कि 23 नवंबर को जो नतीजे आएँगे उसके बाद क्या नए सिरे से खिचड़ी बननी शुरू होगी, नए तरीके से गठबंधन बनना शुरू होगा, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नहीं जाएँगे, बाकी कोई कहीं भी किसी भी वक़्त जा सकता है, किसी की गोद में बैठ सकता है, किसी के छत पर बैठकर दाने चुग सकता है। ये राजनीति के कबूतरों का हाल है। तीसरे तरह का वोटर कह रहा है इसलिए हम पार्टी या पक्ष की जगह उम्मीदवार को देख रहे हैं। पार्टी या पक्ष की जगह उम्मीदवार को देख रहे हैं, ऐसा कहने वाले वोटरों की संख्या महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है। तो चुनाव उम्मीदवार पर आकर टिक गया है। संसदीय राजनीति, चुनावी राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है कि पार्टी से बड़ा नेता हो जाए और उसमें भी अच्छी बात बिल्कुल नहीं है कि जाति का नेता सबसे बड़ा हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र के वोटरों को लगता है कि पार्टी को वोट देने का क्या फ़ायदा, कल को इधर पाला पलट लें, कभी उधर पलट लें। अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे और अपनी ही जाति का उम्मीदवार जीतेगा तो कम से कम काम तो आएगा। उसके घर तो वक़्त-बे-वक़्त जाया जा सकेगा, सुख-दुःख में कुछ काम तो आएगा, साथ तो देगा, हमारी बात तो सुनेगा, हमसे मिलने तो आएगा। तो ये एक धारणा बनती जा रही है महाराष्ट्र के वोटरों के लिए और ऐसी स्थिति में फिर अंदाज़ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बगल का घर किसको वोट देगा या एक ही जो फ्लैट सिस्टम में लोग रहते हैं सोसाइटी में, नीचे का फ्लैट वाला किसको देगा, ऊपर की फ्लैट वाला किसको वोट देगा, कुछ तय नहीं, कुछ पता नहीं। चौथे किस्म का वोटर है, वो कह रहा है कि साहब इतनी गफ़लत है कि मैं तो सोच रहा हूँ अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट दे दूँ। ये भी धारणा है। पाँचवाँ कह रहा है लाडली बहना योजना के लिए कि जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा तो जेब से निकाल रहे हैं। इसमें कपास के किसान उत्पादक, प्याज के किसान उत्पादक, सोयाबीन के किसान उत्पादक वगैरह शामिल हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएँ हैं, वो घर में ₹1500 जो आ रहा है, उस तरफ ध्यान दें या जो घर में अनबिका सोयाबीन पड़ा है, अनबिका कपास पड़ा है, उस तरफ ध्यान दें। एक तरह का वोटर है, वो ये कह रहा है कि अब की बार खिचड़ी सरकार। क्या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनेगी? मेरा इस पर कहना है कि पिछले 5 साल में खिचड़ी सरकार का ही तो रूप हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में। पहले 2.5 साल हमने खिचड़ी सरकार देखी, जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार साथ थे। पिछले 2.5 साल में हम खिचड़ी सरकार देख रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे का एक धड़ा, शरद पवार का एक धड़ा और बीजेपी साथ-साथ है। तो किस पर यकीन किया जाए, किस पर यकीन नहीं किया जाए और वैसे भी महाराष्ट्र के लिए कहा जाता है कि ये 6 या 7 राष्ट्रों का एक राष्ट्र है। यानी उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण थाने का इलाके, मुंबई का इलाका, विदर्भ का इलाका और हर इलाके से अलग-अलग खबर आ रही है। मोटे तौर पर ये एक-एक लाइन में कहा जाए कि विदर्भ में महाविकास आघाड़ी आगे है, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी करीब-करीब महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन कोंकण के इलाके में महायुति को एज है। मुंबई का इलाका फँसा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं फँसा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा एज आप महायुति को दे सकते हैं। उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका है, जहाँ महायुति को एज है। तो यहाँ भी मामला फँसा हुआ दिखाई दे रहा है।
दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, जो पत्रकारों से वहाँ बात होती है। कुछ का कहना है कि खिचड़ी सरकार, यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनेगी। कुछ का कहना है कि दोनों गठबंधनों के बीच में 15-20 सीटों से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। इतना नज़दीकी मुकाबला होगा, 10, 12, 15 सीटों से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होगा। कुछ का कहना है कि भले ही कितना नज़दीकी मामला हो, कितना नज़दीकी मुकाबला हो, लेकिन कोई एक साधारण बहुमत हासिल कर ही लेगा। यानी 288 की विधानसभा है, तो 145 बहुमत के लिए चाहिए, साधारण बहुमत के लिए। इसको क्रॉस कर ही लेगा या इसके आस-पास, यानी 145, 146, 147, 148, ये कोई एक महागठबंधन हासिल कर ही लेगा, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, चाहे वो महायुति हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि बागियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और वो बड़ी संख्या में वोट जीत कर आएँगे, इस कारण खिचड़ी सरकार बनेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बागियों की भूमिका इस रूप में महत्वपूर्ण होगी कि वो जीतेंगे कितने ये तो पता नहीं, लेकिन वो हराएँगे बहुत सारे लोगों को। वो अपने-अपने इलाके में महायुति का कहीं समीकरण बिगाड़ेंगे, कहीं महाविकास अघाड़ी का समीकरण बिगाड़ेंगे। और ऐसे में नज़दीकी मुकाबले में फिर कोई भी एक गठबंधन बाजी मार सकता है, इसलिए कोई भी था लेना, कोई भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर नज़र आ रहा है। 7वीं बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है कि हमारे वक़्त में जब हम लोग 20-30 साल पहले जब पत्रकारिता उस रूप में करते थे ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर, तो बहुत आसानी से, सहजता से अंदाज़ा लग जाता था। तब उस समय सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप टाइप नहीं था और मोबाइल फ़ोन भी नहीं होता था, तो था मिल जाती थी इलाकों से। और थोड़ा-सा वोटर से थोड़ा-सा आप ढंग से बात करो, प्यार-मोहब्बत से बात करो, तो वो असली दिल की बात बता दिया करते थे और झूठ नहीं बोला करते थे। अब कहानी बहुत बदल गई है। अब लोगों को डर लगता है कि हम जो बोलेंगे वो सोशल मीडिया पर आ जाएगा, हम लोग जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर हमारे इलाके से हमारा विरोधी जीत गया, तो हमें वो विकास की लाभ देना बंद कर देगा या योजनाओं में से, लाभार्थी योजनाओं से हमारा नाम काट देगा। और इस तरह के उदाहरण भी सामने आए हैं। बहुत जगह जो सांसद चुने गए नए, कई जगह एमएलए चुने गए, कुछ ने कह दिया आधार कार्ड साथ लेकर आएँ, कुछ ने कहा कि मेरे इलाके में यादव और मुसलमान मेरे से वो उम्मीद नहीं करें कि मैं उनका काम करूँगा। कुछ ने कहा कि साहब पहचान रहे हैं, अभी लाड़की बहना स्कीम में भी ये बात निकल कर सामने आई कि ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी की रैलियों में जो महिलाएँ जा रही हैं, उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं और उनको आगे जाकर महायुति अगर दोबारा सत्ता में आई, तो लाड़की बहना योजना के तहत जो लाभ मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इस बात में मुझे नहीं मालूम, मुझे तो सच्चाई इसमें ऐसी लगती नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अफ़वाहें फैलती हैं, तो फिर वोटर दिल की बात नहीं बताता। फिर दिल की बात उस प्रेस को 20 साल पहले बता देता था, जिसके लिए उनके मन में हमदर्दी थी, क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी। सब मानकर चलते थे कि अखबार वाले ने लिख दिया तो ठीक ही लिखा होगा या टीवी चैनल वाले ने बता दिया तो ठीक ही बताया होगा। लेकिन अब क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। कहीं न कहीं उनकी विश्वसनीयता को लेकर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हुए हैं। तो इन सब के कारण भी था लेना वोटर की बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन वोटर समझदारी से काम लेगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।